स्ट्राइक एकांकी आज देख लेते हैं। भुवनेश्वर का है। एक प्रसिद्ध एकांकीकार, कहानीकार, कवि और समीक्षक रह चुके हैं हिंदी साहित्य में। इनका जन्म 1910 में हुआ, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। अच्छे खासे संपन्न परिवार में जन्म हुआ, पर माता की असमय निधन से इनके जो स्थिति थी वो दयनीय हो गई, अच्छी नहीं रही। फिर भी जीवन में कष्टों से जूझते हुए ये अपनी लेखनी जारी रखे और आगे बढ़ते रहे। ये जो स्ट्राइक एकांकी है, इसमें मध्यवर्गीय जीवन की त्रासदी का चित्रण है। एक स्त्री पुरुष, जो समाज के नज़रिए में स्त्री पुरुष तो हैं, पति पत्नी तो हैं, पर असल जीवन में वो पति पत्नी की भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं। असल जीवन में वो पति पत्नी बन नहीं पाए बढ़िया से। पुरुष की दूसरी शादी है, लेकिन एकांकी में कहीं भी जिक्र नहीं है कि पुरुष ने पहली शादी की थी और क्या हुआ उस पहली पत्नी के साथ, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। चूँकि एकांकी का जो कलेवर होता है वो छोटा होता है, इसलिए बहुत चर्चा जो बेकार की व्यर्थ की बातें हैं उस पर एकांकीकार कर भी नहीं सकता। समय का भी अभाव होता है इसके वजह से। तो पति पत्नी नाम मात्र के पति पत्नी हैं। पति के प्रति पत्नी का जो कर्तव्य होता है और पत्नी के प्रति पति का जो कर्तव्य होता है वो ये लोग निभा नहीं पा रहे, और ये मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना है। उसी को एकांकीकार ने अपनी एकांकी का मूल थीम बनाया है। स्ट्राइक जिसका अर्थ होता है हड़ताल, बंदी। एकांकी 3 दृश्यों में विभाजित है। अंतिम दृश्य में एक युवक कहता है पुरुष से, जो पति है श्रीचंद, उससे कि आपके फैक्ट्री में तो हड़ताल पड़ गई। असल में श्रीचंद अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा है, पर पत्नी समय से आती नहीं, तो उसको कह के ले चलता है अपने पास कि आपके फैक्ट्री में तो आज हड़ताल पड़ गई, चलिए मेरे पास, मेरे होटल में, वहीं खाना खाएंगे। हड़ताल या स्ट्राइक फैक्ट्री में पड़े तो अच्छी बात है, पर वही हड़ताल, वही स्ट्राइक अगर अपने जीवन में पड़े तो ये बहुत ही विडंबनापूर्ण है। एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से कोशिश किया है, उनका निवेदन है कि लोग जो संयुक्त परिवार है उसे बरकरार रखें। माँ बाप को छोड़ के शहर में चले जाते हैं लोग और अकेले जीवन जीना शुरू करते हैं, जहाँ पति अपने मन का करता है, पत्नी अपने मन की करती है, कोई समझाने बुझाने वाला नहीं होता है, और फिर इस तरह से जीवन एक अलग ही डायरेक्शन में निकल पड़ता है और समाज, जो सामाजिक ढांचा है, जो पारिवारिक ढांचा है, वो बिखरने लगता है, परिवार बिखर जाता है। तो चलिए देखते हैं एकांकी। पहला दृश्य में एक मध्यवर्गीय बंगले का खाने का कमरा है, जो बरामदे में पर्दे डालकर बना लिया गया है। एक बड़ा सा साइड टेबल जिस पर चीनी के बर्तन, प्लेट, प्याले
नुमाइश ढंग से रखे हैं। नुमाइश ढंग से रखे हैं से मतलब है दिखावटी ढंग से सजा के रखा गया है। और आपको पता होगा मध्य वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसको दिखावा बहुत पसंद है। उनके जीवन में कुछ हो ना हो, दिखावा ज़रूरी है। दिखावा का बहुत ध्यान रखते हैं। तो नुमाइशी ढंग से सब चीज़ें रखे गए हैं। पास में एक छोटी मेज पर फॉर्क, क्वाकर, ओट्स, पाल्सन बटर और अचार के 2 अमृतवान सजे हैं। थोड़ा सा शब्द आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा। और पास में एक छोटी मेज पर फोर्क होता है वो कांटा जिससे चाउमीन हम लोग खाते हैं, फोर्क। क्वाकर ओट्स बताया जाता है कि सुपर फूड्स है, जो कि उसकी पैदा होती है यूरोप और अमेरिका में, यूरोप के देश में और अमेरिका में। जो भारत में सुपर फूड्स के नाम से बेची जाती है, महंगी बिकती है। और क्वाकर ओट्स ये तो अमेरिकी कंपनी का नाम है, जो एक अमेरिकी कंपनी इसकी पैकेजिंग करती है ओट्स की और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भेजती है। तो वहाँ से लाया जाने वाला फसल, अनाज यहाँ महंगे दामों पे तो बिकेगा ही, क्योंकि उतने दूर से आने में यहाँ ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ का जो अनाज है वो वहाँ पे सुपर फूड्स के नाम से बिकते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है, इतने दूर से वहाँ ले जाने में ट्रांसपोर्टिंग खर्चा। तो जिसके पास पैसा है वो खरीद के खाता है। हम लोगों के लिए रोटी ही अच्छा है। वो अमेरिका का मंगाया हुआ ओट्स अगर सक्षम है तो खाए, और नहीं है सक्षम तो ज़रूरी नहीं है। ये फैक्ट्री का मालिक है श्री चंद, तो इसके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से खा सकता है। हम अपने यहाँ का उपजाया हुआ अनाज खाएंगे तो उससे हमारे किसानों का लाभ भी होगा और पैसे भी कम लगेंगे। रोटी चावल क्या बुरा है? देखिए, जो बात वही है ना, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, जो चित्रित किया जा रहा है, ओट्स रखा हुआ है, वो भी क्वाकर ओट्स, अमेरिकी कंपनी वाला। तो कैसे पता चलेगा मध्य वर्ग है, वो भी फैक्ट्री का मालिक है? उस तरह का चीज़ें भी तो होनी चाहिए। और दोनों पति पत्नी हैं। अभी जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो दोनों पति पत्नी अभी यहाँ पे बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। ये उसके घर का जो खाने का कमरा है वहाँ का चित्रांकन है। तो ओट्स है, पाल्सन बटर है और अचार के 2 अमृतवान सजे हैं। ये सब खाद्य सामग्री है, सजा के रखा गया है। खाने की मेज अंडाकार है जिसके चारों तरफ कुर्सियां पड़ी हैं। अंडाकार मेज है जिसको डाइनिंग टेबल कहते हैं और उसके चारों ओर 4 कुर्सियां पड़ी हैं। अब यही बात है ना, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग नीचे बैठ के खाना खाएंगे नहीं, उनके लिए तो डाइनिंग टेबल चाहिए। तो डाइनिंग टेबल ज़रूरी, नीचे बैठ के खाना तो हम लोग खाते हैं, है ना। जिसके चारों तरफ 4 कुर्सियां पड़ी हैं, 2 पर एक स्त्री और एक पुरुष बैठे हैं। एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों पति पत्नी हैं, पर यहाँ संबोधन किया जा रहा है पुरुष और स्त्री से।
और 2 कुर्सी खाली है, दोनों पर ये दोनों बैठे हैं पति पत्नी, जिसको स्त्री और पुरुष से संबोधित किया जा रहा है। पुरुष सुपुरुष, पुरुष जो है वो सुपुरुष है। सुपुरुष कहने का मतलब सुंदर पुरुष, सुशिक्षित, सुसंस्कारी पुरुष है। सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष, कुपुरुष मतलब बुरा पुरुष। तो सुपुरुष है, कुपुरुष नहीं है। स्त्री कुछ बोले तो पता चले, स्त्री जब कुछ बोलती है तो पता चलता है हाँ कुछ चल रहा है। कम से कम 10 मिनट से खामोश, तीसरे पहर की चाय पी रही है। 10 मिनट से तो खामोशी छाया हुआ है और तीसरे पहर की चाय पी जा रही है इस टाइम। तीसरे पहर असल में पहर होता है, पहले पहर में ही लोग बात करते थे कि अभी एक पहर, पहला पहर हो रहा है, दूसरा पहर हो रहा है। 3 घंटे का एक पहर होता है, दिन रात मिला के 24 घंटा होता है, तो कुल 8 पहर होता है। 3-3 घंटे का 8 या 24, तो दिन का तीसरा पहर है। दिन का तीसरा पहर, पहला पहर कहाँ से शुरू होता है तो 6 बजे, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर होगा। 9 से 12 दूसरा पहर होगा। 12 से 3 तीसरा पहर और 3 से 6 चौथा पहर और फिर 6 से 9 शाम की बात है, ये रात का पहला पहर हो जाएगा। दिन का इधर 4 पहर हो गया, फिर उधर रात का 4 पहर। 6 से 9 रात का पहला पहर, 9 से 12 रात का दूसरा पहर, 12 से 3 रात का तीसरा पहर और 3 से 6 रात का चौथा पहर होता है वो। तो दिन का तीसरा पहर है, मतलब 3 बजे के बाद की बात है। चाय पिया जा रहा है, दोनों बैठ के पी रहे हैं। स्त्री कहती है चाय का प्याला घुमाते हुए, तो सरदार साहब बहुत चौंके। पूछती है सरदार साहब कौन है? तो पुरुष के फैक्ट्री का, इसके पति के फैक्ट्री का कोई मुखिया है, जो मजदूरों का ग्रुप मुखिया होता है, उस टाइप का सरदार है वो। चूँकि फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं और मजदूर के ऊपर सुपरवाइज़र होता है, तो वो लोगों का गुटबाजी चलते रहता है कि कभी स्ट्राइक करना है, कभी तनख्वाह बढ़वाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, वो सब चलता रहता है। तो ये थोड़ा नाराज़ रहते हैं फैक्ट्री का मालिक कि ये लोग यार धांधली करता रहता है, मनमर्जी करता रहता है, वो लोग से खिंचे रहते हैं। तो उसी विषय पे अभी बात हो रही है, ये लोग बैठ के बात कर रहे हैं। पुरुष अनमना सा जवाब देता है स्त्री कहती है। स्त्री कुछ कहने के लिए सांस भर कर रह जाती है, कुछ कहना ही चाहती कि कहती नहीं। फिर पुरुष कहता है, जो पति है, तो आज नौकर दोनों छुट्टी ले गए हैं। स्त्री 2 घूंट चाय पीकर रुमाल से होंठ पोंछती है। सरदार साहब की डायरेक्टरों में खूब चलती है। स्त्री कहती है बिना जवाब दिए, नौकरों के बारे में जवाब दिए, बिना जवाब दिए बोलती है कि सरदार साहब के डायरेक्टरों में खूब चलती है। मतलब सरदार साहब अपनी ताकत खूब दिखाते हैं ना लोगों को भड़काने में। पुरुष हास्यास्पद उत्साह से, यही तो इन कमबख्तों को मिटा देता है। यह समझते हैं कि बहुमत उन्हें गधे से बछड़ा बना देगा। खिंचे हुए बोल रहे हैं, बहुमत उन्हें गधे से बछड़ा बना देगा। कमबख्त यह नहीं समझते कि अब बहुमत के माने ही बदल गए हैं। बहुमत थोड़े से बेजरर अधमरे केचुओं का नाम थोड़ा ही है। वह शक्ति दुनिया को हिला देने वाली शक्ति का नाम है, और वह हमेशा एक आदमी में होती है। कह रहे हैं बहुमत वाला समय गया, अब तो ताकत
पूंजीपतियों के हाथ आया है। अब तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ है, तो सारी ताकत पूंजीपतियों के हाथ में आ गया। अब बहुमत से क्या होने वाला है? ये लोग लाख कोशिश करेंगे फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या कह रहा है? बहुमत थोड़े से बेजरर अधमरे केंचुओं का नाम थोड़ा ही है। केंचुआ जो निसहाय होता है, केंचुआ जो ज़मीन में रहता है, मान लो कट गया, अब वो छटपटाता तो बहुत ज़ोर से है पर कर कुछ नहीं पाएगा, कर कुछ नहीं पाता है। और कह रहा है शक्ति तो अब एक आदमी जो पूंजीपति है उसके पास आ गया, ताकत तो उसके पास है। स्त्री चुपचाप उंडेलती है और दूध डालकर ध्यान से प्याले को देख रही है। पुरुष बेरहमी से मक्खन लगा रहा है और कुछ देर खामोशी सी हो जाती है। कोई नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खामोशी छाई हुई है। पुरुष कहता है, सरदार साहब, राजा साहब, बाबू साहब, सब के साथ दिक्कत है। कमबख्त जीवन की कला नहीं जानते। प्रियमान से निहत्थे पाजियों की तरह या मौत तक खिसकते जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं उनसे भीख नहीं मांगता, उनके तलवे नहीं सहलाता, ग्रह नहीं बनाता, षड्यंत्र नहीं करता, तो मुंह बाकर रह गए। वो लोग तो हर तरह से कोशिश करता है, ग्रह बनाता है, नक्षत्र ढूंढता है, अंगूठी पहनता है, हर तरह का पैतरेबाजी करता है, हड़ताल करता है, लेकिन कुछ भी करके कुछ नहीं कर पाता। हर तरह से सारे उद्यम मचा के फिर थक हार जाता है। जी हाँ, मुंह बाकर रह गए। प्याला रखकर हंसता है। यह कुछ समझते बूझते तो है नहीं। जब कभी इनके ठोकर लगती है तो बस खड़े होकर मुंह बा देते हैं। मतलब जब कुछ परेशानी होती है तो तुरंत परेशानी बोलना शुरू करते हैं, तुरंत बवाल मचाना शुरू कर देते हैं। आवाज़ धीमा करता है। लेकिन कपड़ों के नीचे यह सब इज्जतदार मोटे घुड़मुहे गधे हैं, गधे हैं। हाँ, व्यवस्थित समाज में इनका एक लाभ जरूर है, यह ठोकरें खूब झेल लेते हैं। ये जो लोग हैं व्यवस्थित कपड़े में, जो मजदूरों का सरदार अपने को समझते हैं, सुपरवाइज़र जो हैं, ये अपने आप तो अपनी चापलूसी खूब करते हैं, पर असल में ये गधे हैं, कुछ अकल इनको है नहीं। पुरुष कह रहा है। एक क्षमता इसमें क्या है कि ये ठोकरें खूब झेल लेते हैं, चोट खूब सह लेते हैं, बात खूब सुन लेते हैं। वो क्षमता इनमें विकसित है। डिविडेंड कम हुआ, इनके हाथ पांव फूल गए। किसी कॉलेज के चिबिल्ले ने किताबी अंग्रेजी में स्ट्राइक की धमकी दे दी। इनके हाथ पांव फूल गए, वह बौखला गए, हाथों को नाटकीय ढंग से हिलाते हुए। मैंने साफ ऐलान कर दिया कि मैं तो 3 साल तक कोई डिविडेंड नहीं बांटूंगा। भद्दी तौर से अंगूठा दिखाता है, अंगूठा कर लो मेरा। स्त्री चाय खत्म करके घड़ी की तरफ देखती है और भावों में कुछ फुसफुसाती है। पुरुष बेचारा क्या समझे, वह एकाग्र खाता रहता है। कमरे में निस्तब्धता छा जाती है, सन्नाटा है कमरे में, खामोशी है। ये बातें चल रही है अपने कारखाने फैक्ट्री को लेकर के। जो पति है अपनी पत्नी से बात कर रहा है। पुरुष कहता है, ऊबासा, तो आज नौकर दोनों गायब।
मेम साहब ने चाय बनाई है, पर शाम को क्या होगा? मेरी मीटिंग शायद 8 पर ख़त्म होगी। इसको मीटिंग में जाना है और कह रहा है कि मेरी मीटिंग शायद 8 बजे शाम में ख़त्म होगी, रात में। स्त्री रुमाल से उंगलियां मलते हुए, मैं सहसा तो जा रही हूँ। अचानक से कहती, मैं तो जा रही हूँ। पुरुष कहता है, कहाँ जा रही हो? कहाँ? स्त्री कहती है, पत्नी, बाहर की तरफ रुमाल हिलाते हुए। कहती नहीं है, बाहर की तरफ रुमाल हिलाते हुए इशारा करती है, बाहर। तो पुरुष कहता है, पति बाहर की तरफ देखता है, वहाँ बाजार, शॉपिंग के लिए। स्त्री, नहीं, मैं तो लखनऊ जा रही हूँ। आखिरी जीआईपी से लौट आऊँगी। जीआईपी बस है, उससे लौट आऊँगी, कह रही है, लखनऊ जा रही है। पुरुष कहता है, अपना आश्चर्य भरसक छिपाते हुए, आश्चर्य तो उसको होता है पर उसको छिपाते हुए कहता है, लखनऊ, जीआईपी, आखिर क्यों? स्त्री कहती है, चाय खत्म कर चुकी है, बोलती है, कुछ नहीं, ऐसे ही घूमने। सरदार साहब की बीवी हैं, मिसेज निहाल हैं, मैं हूँ, मिस मित्तर है, उन्हीं को कुछ काम है, न जाने रेडियो लेने जा रही है क्या? रेडियो लेने के लिए लखनऊ, और ऐसे ही घूमने के लिए जा रही है। बताइए। पुरुष उंगली पोंछ रहा है, तो यह कहो रुककर, लेकिन कार क्यों नहीं ले जाती है? स्त्री कहती है, नहीं, कार नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जीआईपी से लौट आएंगे, वही शायद आखिरी गाड़ी है। कार की क्या ज़रूरत है, जा रही हूँ, जीआईपी से लौट आऊँगी, शायद आखिरी गाड़ी वही है लखनऊ से लौटने के लिए। पुरुष कहता है, जेब से सोने की जेब घड़ी निकालकर और उसे बास्केट पर पोंछकर, देखिए, पैसा की कमी है नहीं, सोने की घड़ी रखा है, वो भी जेब में रखता है, हाथ में पहना नहीं है। क्यों? यहाँ पे दिखावटी नहीं करेगा, चूँकि यहाँ डर है छीन जाने का, तो उसको जेब में रखता है, पैकेट में रखता है। तो जीआईपी यहाँ आती है 10:15 पर, तुम यहाँ 10:25 पर आ जाओगी, हिसाब लगा रहा है। कार मैं पंप पर छोड़ दूंगा, पेट्रोल पंप पर। अरे मिल्खी राम के पेट्रोल पंप पर। खाने के लिए यह करना कि कार में टिफ़िन कैरियर रख लूँगा, तुम स्टेशन से सालन वगैरह ले आना, ना होगा रोटियां यही बन जाएंगी। जेब में घड़ी रख लेता है और जेबें टटोल कर सस्ता सिगरेट केस निकालता है और सिगरेट जलाता है। धुआं छोड़ते हुए कहता है, अब सरदार साहब के मिजाज ठिकाने आ जाएंगे, कोई उसूल नहीं, कोई हौसला नहीं, भला इसे ज़िंदगी कहते हैं? सरदार साहब को कह रहे हैं कि उनका होश ठिकाने आ जाएगा, उनका कोई उसूल ही नहीं है, कोई हौसला ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्यहीन है। स्त्री, तो जीआईपी यहाँ 10:30 पर आती है? पुरुष कहता है, फिर घड़ी निकाल लेता है और फिर उसे पूछता है, नहीं, 10:15 पर, और जीआईपी की गाड़ियाँ लेट नहीं होती, यह EIR नहीं है। EIR एक और गाड़ी है जो लेट होती हैं, तो ये जीआईपी है, ये समय की पक्की है। जैसे कोई अपनी ही चीज़ का बखान कर रहा हो, इस तरह से जीआईपी का बखान ही कर रहा है।
दुनिया का भविष्य उचित समय पर उचित काम करने वालों के हाथों में है। दुनिया की सारी दौलत, सारा आराम, सारा जश उसका है जो अपनी जगह पर कायम है और काम का जो छोटा हिस्सा उसका है उसे मशीन की तरह पूरा कर रहा है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा लेखक बर्नार्ड शॉ उसने कहा है, ये बात बर्नार्ड शॉ का है, कह रहा है दुनिया का भविष्य उचित समय पर उचित काम करने वाले के हाथ में है, जो उचित समय पर उचित काम करता है। और दुनिया की सारी दौलत, सारा आराम, सारा जश उसका है जो अपनी जगह पर कायम है और काम का जो छोटा हिस्सा उसका है उसे मशीन की तरह पूरा करता है। ये वहाँ से रेफरेंस दे रहा है कि गाड़ी समय पे आती है, यही गाड़ी ऐसे ही चीज़ तो आदमी को बहुत ऊपर तक लेकर जाती है। सही समय पे सही काम होना चाहिए। स्त्री कहती है सहसा ऊबी सी, मिसेज निहाल ने कहा तो था कि वह अपनी कार भेजेंगी, तुम्हें मीटिंग में कब जाना है? पूछती है, तुम्हें मीटिंग में कब जाना है? पुरुष कहता है, चौंक कर घड़ी की तरफ देखता है, 4:30। तो लो मैं चला, गुनगुनाता है। 4:17 या 4 मिनट मुझे ड्यूक कंपनी में लगेंगे। 4:21, खैर तो चलो, तुम्हें पिंडी के यहाँ छोड़ दूंगा, वहाँ से आ जाओ, आओ निहाल के यहाँ तक 2 मिनट ही की तो बात है। ये हिसाब लगाता है कि अचानक से देखता है घड़ी तो 4:30 बज गया। 4:30 बज गया, देरी हो रहा है। कहता है तो अब हमको निकलना होगा, तो ऐसा करो तुम भी चलो, तुमको मैं वहाँ पिंडी के यहाँ छोड़ दूंगा, 2 ही मिनट का तो बात है और मैनेज कर लेंगे। स्त्री अंगड़ाई लेते हुए अच्छा खड़ी हो जाती है। यही साड़ी पहने रहें या दूसरी? मुड़कर देख रही है। पहन लें? पुरुष कहता है, सिगरेट 2-3 बार चूस कर फेंकते हुए, जैसा तुम्हारा जी चाहे, लेकिन तुम्हें मेरे सर की कसम बतला दो लखनऊ में क्या है। देखिए थोड़ा गहराई में जाना चाह रहा है, क्योंकि बता ही नहीं है कारण क्या है, बात क्या है, क्यों जा रही है लखनऊ, और जा रही है तो वो लोग साथ में जा रहे हैं या अकेले जा रही है, अभी ये कुछ भी कंफर्म नहीं है। चूँकि पुरुष जो है वो थोड़ा सा उम्र दराज है और स्त्री पुरुष का ये दूसरी शादी है, तो स्त्री कहती है बरबस मुस्कुराती हुई, ज़बरदस्ती मुस्कुराती हुई, लखनऊ में बहुत सी चीज़ें, छोटा बड़ा इमाम बाड़ा, चिड़ियाघर, हजरतगंज, अमीना वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। पुरुष, नहीं, मैं पूछता हूँ आज शाम को कोई ख़ास बात, कुछ ख़ास बात जिस वजह से तुम जा रही हो? स्त्री जाते हुए, आज शाम को ख़ास बात, कोई ख़ास बात नहीं है, जवाब देती है। पुरुष कहता है जैसे एक बड़ी मुहिम के लिए तैयार होते हुए, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। स्त्री घूमकर खड़ी हो जाती है, बैठो, मैं देखता हूँ तुम कुछ दिनों से ऐसी ही हो रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी यहाँ तबीयत नहीं बहलती, पर छुट्टियों में निर्मल आ जाएगा, मोनी भी शायद यहीं आए। तुम्हें मालूम हुआ मोनी अब की बीए में फर्स्ट रही। लेकिन हाँ बताओ, यह तुम्हें हुआ क्या? स्त्री कहती है, होता क्या, कुछ नहीं हुआ। तुम अगर मेरी तबीयत का एक खाका बनाओ तो लकीर वहाँ वहाँ बिजली तक पहुँच जाए। पुरुष कहता है,
उत्साहित होकर। हाँ, लेकिन फिर यह बेताबी क्यों है? देखो, आदमी के सामने बड़ी समस्या यह है कि यह अपनी बची खुची शक्ति किस तरह काम में ले आए। आदमी जंगलीपन से लेकर आज तक की सभ्यता तक जो कुछ भी आदमी ने अपने को दुखी या सुखी बनाने के लिए किया है, वह इस शक्ति को काम में लाने के लिए। फिर दुख या सुख तो इतनी ठोस चीज़ें हैं कि एक दिन तुम देखोगी कि यह शीशियों में बिका करेगी। शीशियों में कह रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, दुख और सुख ऐसा चीज़ बनने वाला है कि ये शीशियों में बिका करेंगे। मतलब सारा कुछ पैसा ही है। पैसा से सुख खरीदा जा सकता है, दुख खरीदा जा सकता है। पैसा का इतना अहमियत बता रहा है पुरुष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है ना, अग्रसर हो रहा है। यह सिर्फ हरेले ही नहीं, या तो अपनी हार के गीत गाते हैं, नारे लगाते हैं। स्त्री, अच्छा उठो, फिर तुम कार पर ना पहुंचा अच्छा उठो, फिर तुम कार पर ना पहुंचाओगे। देखो, देरी यहीं करते रहोगे, बात यहीं कर बनाते रहोगे तो तुम मुझे कार पर छोड़ोगे नहीं, इसलिए उठो। पुरुष कहता है, फिर घड़ी निकालता है, उसे पूछता है। देखिए कितना बार बार ये घड़ी उसमें रख रहा है जेब में, फिर निकाल रहा है, पूछ रहा है, फिर से देख रहा है। कहता है, असंभव, तुम अब मिसेज निहाल का इंतजार करो, देरी हो गया इसका। पुरुष जल्दी से भीतर जाता है। स्त्री वहीं बाहर की तरफ घूरती हुई बैठी रहती है। थोड़ी देर में पुरुष भीतर से आता है। बगल में पुराना फेल्ट हैट दाबे हाथ के छोटे डंडे को रुमाल से पोंछ रहा है। अपना तामझाम लेकर आता है, हाथ के डंडे को रुमाल से पोंछता हुआ। पुरुष कहता है, 10-15 पर तुम स्टेशन आ जाओगे। वहाँ से मिल्खी राम तक का रास्ता है 5 मिनट का। 10:20 यानी 10:30 तक तुम यहाँ होगी, यानी 10:40 तक हम तुम यहीं इसी टेबल पर डिनर के लिए बैठे होंगे। फिर से हम लोग रात्रि की भोजन के लिए यहीं पर 10 यानी 10:40 तक हम तुम यहीं इसी टेबल पर डिनर के लिए बैठे होंगे। 10:40 तक, 10:40 रात में हम लोग फिर से पुनः इसी टेबल पर बैठे होंगे रात्रि के भोजन के लिए। हिसाब लगाता है। मैं स्टेशन आ जाता, लेकिन मिस मित्तर से तुम व्यर्थ जलोगी। देखिए, कह रहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए स्टेशन आ जाता, पर नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ होगी मिस मित्तल। कंपनी में काम करने वाली कोई होगी, मिस मित्तल, तो वो मेरे साथ रहेगी और तुम उसको देखोगी तो व्यर्थ में जलना होगा तुमको, तो इसलिए आना नहीं चाहता। फिर भद्दी हंसी हंसता है। स्त्री पर जैसे इसका कोई असर नहीं होता। उसके बाद का स्त्री पर कोई असर नहीं है, दोनों अपने मन का कर रहा है। अच्छा, चिरियो सीढ़ियों पर तेजी से उतरता हुआ चला जाता है। स्त्री वैसे ही बैठी रहती है। फिर अनमनी भीतर उठकर चल देती है। स्टेज पर एक बारगी अंधकार हो जाता है। बीच में से 2 बार रोशनी होती है, जिसमें पूरे सीन में खाली मेज और कुर्सियां दिखलाई देती हैं। घड़ी जिसमें पहले 8:20 हुआ है। तो यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त होता है इस एकांकी का। दूसरा दृश्य एक मध्यवर्गीय क्लब का कमरा है। क्लब जहाँ लोग जाते हैं खेलने के लिए,
गाने के लिए, बजाने के लिए, स्विमिंग के लिए, जिम के लिए वो क्लब होता है। पैसे वाले क्लब ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे जाते हैं मौज मस्ती के लिए। तो एक मध्यवर्गीय क्लब का कमरा है, तेज तीखी रोशनी हो रही है, मेज़ों पर ताश और भरी हुई एस्ट्रे बिखरी है, कुर्सियां भी अनेक चारों तरफ तितर बितर पड़ी है। कोने में एक बड़ी फ्रेंच विंडो, खिड़की के सामने सोफों पर 3 आदमी बैठे हैं। सीन में सिर्फ उनकी पीठें दिखाई दे रही हैं। इस तरह से वो लोग बैठे हुए हैं, ताश खेलने के लिए बैठे हैं कि सीन में जो सामने से देखा जा रहा है तो उनकी पीठें, सिर्फ पीठ ही दिख रहा है। पास ही कुर्सी पर सामने की छोटी मेज पर सुरुचि से कपड़े पहने एक युवक बराबर ताश फेंक रहा है। एक युवक है, 3 व्यक्ति तो है, एक युवक भी है, वो ताश फेंक रहा है। खिड़की में फ्रेम में तारों से खिला हुआ आकाश तस्वीर की तरह जड़ा हुआ है। दीवार की बड़ी घड़ी 8:45 बजा रही है। 8:45 बजा रही है। बड़ी सी दीवार घड़ी लगी है, उसमें रात की 8:45 हो रहा है। कमरे में सब खामोश हैं, पर निस्तब्धता नहीं है। खामोश तो सब हैं, लेकिन निस्तब्धता नहीं है, मतलब बहुत चुप्पी नहीं है, शोर तो हो ही रहा है थोड़ा बहुत। पहला पुरुष जो है, पहला आदमी, उसमें 3 आदमी जो खेल रहे हुए हैं उनमें से पहला बोलता है। आवाज़ वृद्ध सी है उनकी, बुजुर्ग होगा। ना मालूम मैं यह मनहूस ब्रिज का खेल क्यों खेलता हूँ। इसको खुद ही नहीं पता कि क्यों खेलता है, पर खेलता जा रहा है। दूसरा जम्हाई लेता हुआ, क्या किया जाए, आओ कोई और झंडा ऊंचा करे। तीसरा कहता है, यह लोग आते भी तो नहीं। कुर्सी पर के युवक की तरफ घूमकर, जो कुर्सी पर युवक बैठा हुआ ताश फेंक रहा था उसकी तरफ घूमकर बोलता है, देखो जी, तुम मिश्रित समाज की चर्चा चलाओ। मिश्रित समाज की चर्चा चलाओ से मतलब है जो साम्यवादी भी हो और पूंजीवादी भी हो, दोनों, उसकी चर्चा चलाओ। दोनों आदमी घूमकर युवक की तरफ देखते हैं। तीनों आदमी मोटे, अधेड़, कीमती कपड़े पहने और अत्यंत असंतुष्ट हैं, है ना। युवक कहता है लेपता सा, मैं कैसे उठा सकता हूँ। हाँ, मेरी पत्नी आती तो मैं जरूर ऐसा करता। देखिए उन्हें। तीनों एक बारगी करते हैं और फिर मुड़ के बैठ जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। युवक फिर ताश फेंकने लगता है। फिर से पहला बोलता है, जेब से सिगरेट केस निकालता है और फिर रख लेता है। कहता है, चलो भाई चले, मुझे तो सुबह से ही काम है, चलो चले। अब चलने की तैयारी कर रहा है। दूसरा कहता है मुड़कर घड़ी देखते हुए, यह श्रीचंद बुत्ता दे गया। श्रीचंद, ये जो वही है जो निकला था मीटिंग के लिए। ये लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं उसका, वो आ नहीं रहा है, तो उसी के इंतज़ार में ये लोग बैठे हैं, ज़बरदस्ती ताश खेले जा रहे हैं कि श्रीचंद आवे तब तो। पहला कहता है, नहीं भाई, कहीं फंस गया होगा, उसके तो मकड़ी की तरह 100 आंखें हैं। युवक कहता है, वह आएंगे ज़रूर, मेरी तो दावत कर गए हैं। कह रहा है, मेरी तो दावत कर गए हैं, मुझे खिलाएंगे आज। तीनों मुड़ करके, अच्छा, और पट्टे की पत्नी आज है नहीं। कह रहे हैं, पट्टे की पत्नी आज है नहीं, कहीं गई हुई है, लखनऊ गई है ना। हाँ। सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। युवक कहता है, अच्छा, मुझे पता होता तो मैं कभी प्रतीक्षा ना करता। ओ, पत्नी नहीं है,
मुझे ये मालूम होता तो प्रतीक्षा भी नहीं करता, चला गया होता घर। पहला कहता है, इसे श्रीचंद को देखो, जब वो वकालत छोड़कर व्यापार में आ रहा था, मुझे इसकी सफलता की तनिक भी आशा न थी, पर देखो आज वह एक कंपनी का सर्वसर्वा बन गया। हंसता है कि देखो, ये जब पहले श्रीचंद इससे पहले वकालत करता था, वकील था, उस वकील का व्यवसाय को छोड़ के व्यापार में आ गया, बिजनेस में आ गया। तो उस समय इसको विश्वास नहीं था कि इसकी सफलता होगी, लेकिन आज वो एक कंपनी का सर्वसर्वा बन बैठा है। दूसरा आदमी बोलता है, जम्हाई लेता हुआ और अंगूठियों वाली उंगली से चुटकियां बजाता है। कहता है, मैं तो भाई दिन ब दिन मनाता जाता हूँ कि भाग्य भी कोई चीज़ है। भाग्य को मनाता जाता है कि भाग्य भी कोई चीज़ होता है, भाग्य में जो लिखा होगा वो होके रहेगा, ऐसा इसका मानना है दूसरा व्यक्ति का। युवक ताश रखकर एकाग्र हो इन लोगों की बातें सुनता है। तीसरा आदमी उठ खड़ा होता है और कहता है, आओ भाई चलो, आइए मिस्टर सहाय, आपको कार पे छोड़ाऊं घर तक। पहला आदमी कहता है, बैठो ना, श्रीचंद आता ही होगा। युवक कहता है, और आपसे भी तो उन्होंने कार में छोड़ाने के लिए कहा था। तीसरा आदमी बैठते हुए कहता है, तब तो रुकना ही पड़ेगा। श्रीचंद इन लोगों को कहा गया है कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, क्यों चिंता करता है, मतलब मैं आऊँगा और तुम लोगों को सबको छोड़ूंगा एक एक करके। तो ये लोग आपस में बात करेंगे, आने दो यार उसको भी, वो आएगा तभी जाएंगे, हम लोग को छोड़ा आएगा। युवक कोई भी बात शुरू करने का इरादा करता है, सोचता है कुछ शुरू किया जाए, जब तक वो आए नहीं तब तक कुछ बात चलाया जाए ताकि टाइम कटे, समय व्यतीत हो। युवक कहता है, आज मेरठ षड्यंत्र का मामला शुरू हो गया। मेरठ षड्यंत्र, कोई घटना हुआ होगा उसके बारे में, बस ऐसी बात करने को। तो तीनों एक साथ कहते हैं, क्यों, अच्छा। तीनों ऐसी बातों की तरफ उदासीनता दिखलाना चाहते हैं, पर कुछ असफल से हो रहे हैं। उन लोग को लगता है, अरे यार क्या छोड़ दिया, ये तो नॉट इंटरेस्टेड, अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी उदासीनता दिखाना तो चाहते हैं पर असफल रहे हैं, मतलब इग्नोर नहीं कर पाए। पहला कहता है, अब देख कुछ असफल से हो रहे हैं, और इसी के साथ वो जो श्रीचंद है वो पहुंच जाता है। नहीं, पहुंचता नहीं है। पहला व्यक्ति वो कहता है, श्रीचंद ने इनके बारे में खूब कहा, हंसता है, सब उसकी तरफ देखकर सुनना चाहते हैं। कहता है पहला, कोट का कॉलर ठीक करते हुए, थोड़ा रौब में आते हुए, मेरे साथ कमिश्नर से मिलने गया, उन्होंने मेरठ की बात चलाई। आप छूटते ही हिंदुस्तानी में बोले, अरे साहब, इनको तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, या तो हम लोगों के खिलौने हैं। तीनों फैशनेबल हंसी हंसते हैं। युवक भी उसमें शामिल होता है। दूसरा कहता है, हर देश हर सरकार के सामने समस्या सिर्फ यही है कि किस तरह उसके कर कम से कम किए जा सकते हैं। आप कर कम कर दीजिए, प्रजा अपने आप संपन्न होगी। हर देश के सरकार को एक ही चुनौती होती है कि कर कैसे कम करें, और कर जैसे ही कम होगा प्रजा खुद ब खुद संपन्न होगी। पर कर कम करने से नहीं ना होगा, देश भी तो चलाना है, सरकार भी तो चलेगी, कहाँ से, सड़क भी तो बननी है, गरीबों को अनाज भी तो देनी है, तो विकास भी तो करनी है। पहला आदमी कहता है, हम लोगों सा कोई बेसरोकार आदमी रूस जाकर देखे, कितने शरीफों ने हाँ
क्या कर दिखाया है कि दुनिया भर को रूस के सामने है समझते हैं। पहला आदमी कह रहा है कि हम लोगों सा कोई बेसरोकार आदमी जो इसका कोई काम धाम नहीं है वो रूस जा कर के देखे कि कितने शरीफों ने क्या कर दिखाया है कि दुनिया भर के रूस के सामने है समझते हैं, कि दुनिया भर को रूस के सामने है समझते हैं, हीन समझते हैं। मतलब रूस ऐसा क्या कर दिया है। तीसरा आदमी कहता है यानी खुदा तक को। फिर तीनों ऊबी सी हंसी हंसते हैं। बाहर कुछ खटका होता है। सब लोग बाहर की तरफ देखते हैं। पहले दृश्य का पुरुष संतोष और लापरवाही से आता है। ओ श्रीचंद अब पहुंच गया है। पुरुष वही श्रीचंद जो पहले दृश्य में था, पति जो मीटिंग में गया हुआ था, जो सबसे वायदा करके गया हुआ है कि हम आएंगे और तुम लोग को छोड़ेंगे। कंपनी का मालिक अपना हैट और डंडा एक खाली मेज पर रखते हुए कहता है तो तुम लोग तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ब्रिज खत्म कर दिया, जो खेल था वो खत्म हो गया, पूछता है। दूसरा आदमी कहता है कमरे के बीच में आते समय, जब वो आ ही रहा होता है कमरे के बीच में, उधर रख के टेबल पर अपना सामान बीच में ही पूछता है आज सहाय फिर हार गए। सहाय उसमें से जो है एक व्यक्ति जो खेल रहा था, खेल में तीनों में से वो सहाय एक है, वो हार गए फिर। तो पुरुष जो है श्रीचंद कंपनी का मालिक, वो कहता है हंसता हुआ सहाय तुम बड़े हरेले हो, हारते रहते हो। अब सब अपनी जगहों से उठकर कमरे के बीच में आ गए हैं। पहला आदमी कहता है जीत तो सब तुम्हारे हिस्से में पड़ी है। उसको संबोधित करके कह रहा है श्रीचंद को, कंपनी के मालिक को, पति जो मीटिंग से आया है। पुरुष के नाम से संबोधित वही है। तो कह रहा है कि जीत तो तुम्हारे हिस्से में पड़ी है। तो जवाब देता है पुरुष अरे भाई क्या जीत क्या हार, यहाँ तो इसका कभी सपने में भी ख्याल नहीं करते। हम तो ईमानदारी से जीना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूँ जीवन एक कला है, और सबसे बड़ी कला, जीवन एक कला है, जीने की कला है। इसको मज़े से जी लिया तो वाह वाह, और अगर जीवन जीने की कला नहीं आया तो जीवन व्यर्थ लगेगा, बोझ लगेगा। दूसरा कहता है जम्हाई लेते हुए चलो भाई बड़ी देर हो गई। सब घड़ी की तरफ देखते हैं। पुरुष फिर अपनी सोने की घड़ी निकालता है और उसे पूछता है चलो घर तक छोड़ना पड़ेगा। पहला आदमी कहता है यह चौकीदार न जाने कहाँ मर गया है। दूसरा आदमी कहता है क्या खूब, क्या नई पत्नी कर लाया है, जरा सोचो नई पत्नी। सब जवानों की तरह हंसते हैं। सिर्फ युवक कुछ झेपा हुआ सा है और सबसे पीछे बाहर जाता है। बाहर बरामदे से 2 या 3 बार आवाज़ आती है चौकीदार, फिर मोटरों के स्टार्ट होने की और फिर खामोशी। स्टेज पर अंधेरा हो जाता है, पर बीच में 2 या 3 बार रोशनी आती है और किसानों का सा बुझा हुआ चेहरा लिए एक चौकीदार मेज झाड़ता और जले हुए सिगरेट बीनता हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ ये दूसरा दृश्य समाप्त होता है। एकांकी का तीसरा दृश्य और अंतिम दृश्य है पहले सीन के कमरे का बरामदा जहाँ पे पति पत्नी थे। पहला दृश्य में लंबा और साधारण से जरा ऊंचा खंभों के पास बड़े बड़े पाम खड़े हैं। खंभों पर बेलें भी फले हैं। दरवाजे सब बंद हैं, जिनके सामने 3-4 बेमेल कुर्सियां पड़ी हुई हैं। सीढ़ियों पर एक बड़ा झबरा कुत्ता लेटा है। दृश्य के शुरू में कोई आदमी नहीं दिखलाई देता है।
पर तत्काल ही गृहस्वामी और युवक जो क्लब से आ रहे हैं सीढ़ियों पर चढ़ते दिखाई देते हैं। अभी जो गृहस्वामी, घर का मालिक, वही पति जो है, पुरुष जो है, कंपनी का मालिक, वो और उसके साथ एक और युवक जो ताश फेंट रहा था वहाँ पे दूसरे दृश्य में, वो दोनों आ रहा है। कुत्ता सिर उठाकर धीमी जानकारी से गुर्राता है, फिर पूंछ हिलाना शुरू कर पीछे पीछे दौड़ते बरामदे में लौट जाता है। स्टेज पर कम से कम रोशनी है। तो ये है तीसरा दृश्य का स्थिति, उसी बरामदे की है, उसके घर की है। ये लोग क्लब से लौटे हैं, अब पत्नी के इंतज़ार में है, पत्नी तो आई नहीं है। तो पुरुष कहता है, मेहनत से चढ़ते हुए सीढ़ी चढ़ रहा है, तो यह कहिए, जेब टटोलता है, रुकिए। लो, जेब टटोल रहा है, चाबी ढूंढता है, चाबी है ही नहीं। पुरुष एक बार की सीढ़ियों से उतरकर बंगले के पीछे की तरफ जाता है। युवक वहीं खड़ा होकर उसकी ओर उत्सुकता से देखकर मुस्कुरा रहा है। शीघ्र वह फिर वापस आ जाता है और उतावली से जेब टटोलता है। असल में वो सोचता है कि कोई जगह होता है, जैसे कोई घर से बाहर जाता है तो बता दिया जाता है कि देखिए हम घर में रहेंगे नहीं, तो हम जाएंगे और चाबी यहाँ पे रख देंगे। तो उस तरह का जगह कोई होगा। अचानक से जेब टटोलता है, जेब में चाबी नहीं है, सोचता रही देखे ज़रा वहाँ पे होगा, तो वहाँ भी जाता है, वहाँ नहीं मिलता है। तो फिर आता है, अचानक से उत्सुकता से जेब टटोलता है कि हो सकता है जेब में ही रखे हों, पर जेब में है नहीं चाबी। पुरुष कहता है, वही आदमी कहता है, अब यह नहीं पता मेरी पत्नी चाबी मुझे दे गई या कहीं रख गई, मालूम ही नहीं, याद ही नहीं इसको ठीक से क्या की। नौकर, मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई सुर बेसुरा है तो यह नौकर को आवाज़ देता है और फिर कहता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई सुर बेसुरा है तो यह नौकर। तंग आ गया है नौकर से, किचकिच है पूरा। कहता है, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, रोज़ रोज़ इनको छुट्टी चाहिए, कमबख्त यह नहीं जानते। और कुछ आगे कहना चाहता है, तब तक युवक जो है सहसा एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। फिर पुरुष स्विच टटोलकर बत्ती जला देता है और दूसरी कुर्सी पर ठीक युवक के सामने बैठ जाता है। बरामदा में ही बैठता है ये लोग, क्योंकि घर में ताला बंद है, चाबी है नहीं। पुरुष कहता है, एक बारगी हंसता हुआ, अचानक से हंसता हुआ कहता है, अगर स्विच कमरे के भीतर होता तो लुत्फ आ जाता, मज़ा आ जाता। स्विच से तो बाहर था, तो हम अंधेरे में बैठना पड़ता अभी हम लोग को। खींच है एक तरह से कि इतना कुछ करके भी क्या यार, क्या ज़िंदगी है। वो अपनी मर्जी का कर रही है, मैं अपनी मर्जी का कर रहा हूँ। विचार मिलता नहीं है, मन मिलता नहीं है, सब कुछ करके क्या लाभ, बेकार, व्यर्थ, ऐसा इसको लग रहा है। युवक कहता है, खैर यहाँ भी तो आराम से बैठे हैं, क्या दिक्कत है, घर में बैठते यहीं बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहता है। पुरुष कहता है, शायद 8:30 बजा है, 9:30 बजा है, 9:30 हुआ है। घड़ी निकालता है और उसे पूछता है, फिर पूछता है, 9:27, खैर मेरी पत्नी यहाँ 9:30 तक आ जाएगी, खाना वह साथ ही लाएगी, जम्हाई लेता है। और कहिए, कहता है, और कहिए। वो अभी 9:27 हुआ है, पत्नी 9:30 तक आ जाएगी, खाना वो बोले हुए हैं लेकर आएगी, जम्हाई लेता है। पूछता है युवक से, और कहिए। युवक उत्साह से कहता है, मुझे कोठी तो खैर मिल गई। पुरुष कहता है, जूते को फटफटाते, खैर कोठी वोठी तो है, आपने यह नहीं बताया कि आपने शादी क्यों नहीं की। पूछ रहा है युवक से, क्यों नहीं बताया, शादी नहीं की आप लोग, आप अभी तक। युवक कहता है कठिनता से, नहीं ही की, नहीं का कोई कारण तो है नहीं,
नहीं की, बस नहीं की, ऐसे ही। इसका कोई कारण है नहीं, ठोस कारण है ही नहीं, क्या बताऊं। पुरुष कहता है, मुस्कुराता है और कहता है, मैं सच सच कहता हूँ, मैं आप जवान आदमियों को देखकर कई बार बहुत खुश होता हूँ। युवक जैसे इसके लिए वह तैयार नहीं है, कहता है, जी हाँ, हंसता है। उसके बाद में हाँ मिला देता है। अब क्यों खुश होता है जवान आदमी को अकेला देखकर, पता नहीं, हाँ मिला दिया, पूछा नहीं क्यों खुश होते हैं। पुरुष कहता है संभल कर, नहीं, मैं आपसे दिल लगी नहीं कर रहा हूँ। दिल लगी मतलब आपकी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। बहुत खुश होता हूँ ऐसे जवान लोगों को अकेले देख करके। आप लोग हमसे एक पीढ़ी आगे हैं, कह रहा है, एक पीढ़ी आगे हैं, बहुत समझदारी है आप में। शादी करना मूर्खता वाली बात है यार, ऐसा इनको लग रहा है, पुरुष को, पति को, फैक्ट्री के मालिक को ऐसा लग रहा है। पर अगर आपसे हिसाब मांगा जाए तो आपके पास क्या है, आप मुझे बताइए। आप लोगों ने दुनिया को क्या दिया। मैं वैज्ञानिक आविष्कारों की बात नहीं करता, उसकी तो एक पूरी स्कीम है जिसमें पीढ़ियों और समाज का कोई दखल नहीं होती है। वह तो प्रकृति धीरे धीरे अपने आप पूरा कर रही है। मैं जानता हूँ आप मेरे विचारों को दकियानूसी समझकर मन ही मन हंस रहे हैं, लेकिन भाईजान, आपने कौन से तीर मारे हैं, आप बताइए। ये कह रहा है कि आपने शादी नहीं की, बहुत अच्छी बात, पर ये बताइए ना कि शादी नहीं की तो क्या ही कर लिए। आपकी तो स्थिति मेरी स्थिति से तो और बदतर है। कौन सा बदतर तो नहीं, पर क्या किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही बेरोजगार इधर उधर टहल रहे हो, घूम रहे हो, क्या किया। युवक कहता है, जिक्र तो शादी का था, अभी बात तो आप शादी का कर रहे थे, अब इतने दूर क्यों जा रहे हैं, क्या कर लिया, कौन सा तीर मार लिया, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। पुरुष कहता है, हाँ शादी को ही लीजिए। आप मानते हैं कि हर एक आदमी को जाति की ज़िंदगी में दाखिल होना ज़रूरी है। जैसा मैं प्रायः कहता हूँ कि दुनिया साझे की दुकान है और हर एक बालिग आदमी का कर्तव्य है कि उसका साझेदार हो। इसका मानना है कि दुनिया साझेदारी का ही किताब है, साझे का दुकान है, और हर एक व्यक्ति में हर एक व्यक्ति का एक साझेदार होना ज़रूरी है। और साझेदार कौन होगी, जीवन की साझेदारी किससे होती है, पति पत्नी, परिवार। अगर इस कोशिश में आप अपनी जान नहीं खपा देते तो आप मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं रखते। उत्तेजित होकर फिर और गुस्से में बात करता है, मैं कहता हूँ सब पुस्तकें गलत हैं, सब झूठी हैं। ये पुरुष कह रहा है। युवक कहता है, मैंने तो शादी नहीं की कि मैं शायद कभी भी औरत का दिमाग ... और कुछ कहना चाहता है कि पुरुष कहता है, भाईजान, शादी एक गहरी समस्या है, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ, आप एक फैक्ट्री में तो हर तरह का विज्ञान, कानून, विशिष्ट ज्ञान लगाते हैं, फिर क्या कारण है कि जीवन को ऐसे परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया जाए कि उसमें आदमी की सस्ती से सस्ती और निकम्मी से निकम्मी शक्तियाँ ही सिर्फ काम में लाया जाए। आप कहते हैं मैं औरत को समझ नहीं पाता। जनाब, यह सब कोरी बातें हैं, समझने की क्या ज़रूरत है। मशीन की एक पुली दूसरी पुली को नापने, जोखने, समझने नहीं जाती। स्त्री पुरुष तो जीवन की मशीन के दो पुर्जे हैं, दो। देखिए, ये तर्क लगा रहा है कि समझने की क्या ज़रूरत है। ये युवक जो है ना, युवक कह रहा है कि स्त्री को समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैं शादी करने से घबराता हूँ, डरता हूँ। तो ये कह रहा है समझने की क्या ज़रूरत है। अरे यार, स्त्री और पुरुष मशीन के दो पुर्जे हैं,
और मशीन का पुर्जा जैसे ख़राब होता है तो वो थोड़ी ना एक पुर्जा दूसरे पुर्जे से कहने जाता है अरे मैं ख़राब हो गया हूँ, क्या करूँ, तुमको छोड़ के नहीं जा सकता, तुम मेरे बदले में कैसे दूसरा चीज़ लगा लेगा कोई, वो तो पूछने नहीं जाता। अगर ठीक से नहीं चल पा रहा है एक पुर्जा, दूसरा पुर्जा सही है, एक पुर्जा सही से नहीं चल रहा है तो उसकी बदली कर लेता है, आदमी उसको बदल देता है। ठीक ऐसे ही शादी, इसके विचार में कुछ इस तरह की बात है। ये पुरुष जो फैक्ट्री का मालिक है उसके दिमाग में कि शादी कर लो यार, अगर बात नहीं बनती है, दिक्कत है तो बदली कर लो, दूसरा कर लो, ये कौन सी बड़ी बात है। युवक कहता है यह फैक्ट्री और मशीन की भी एक ही रही। पुरुष, नहीं साहब, आप मुझे देखिए, मेरी पहली पत्नी थी, कमबख्त को हमेशा मुझसे शिकायत रही, लेकिन उसकी बीमारी में जब मैं प्रति क्षण उसके सिरहाने रहा तो मेरा नाम रटती हुई मरी। इसकी पहली पत्नी, पुरुष का पहली पत्नी, जिसका सेवा ये बहुत ही तन मन से किया, बीमार थी, हमेशा उसके सिरहाने सिर पास बैठा रहा, सेवा करता रहा, और कह रहा है कि जब वो मरी तो मेरा नाम रटते हुए मरी। अब यह मेरी दूसरी पत्नी है, अभी जो आई नहीं है लौट के, अभी लखनऊ घूम रही है, उसके बारे में। हमारे बच्चे नहीं, यानी इस पत्नी के, मेरे बच्चे नहीं हैं, इस पत्नी के अभी जो नई शादी किया हूँ इसकी कोई बच्चे नहीं हैं। हम लोग क्लबों में साथ नहीं जाते, क्लब हम लोग तो जाते नहीं साथ में, हफ्ते में एक बार सिनेमा देखते हैं। पहाड़ जंगल जाने का मेरे पास वक्त नहीं है, बिजी आदमी है, फैक्ट्री संभालना है, बड़ा बोझ है, कामगार हैं, वर्कर्स हैं बहुत सारे, और तामझाम है, उलझ जाता है आदमी, समय है कहाँ उतना। पर हम लोग बेहद खुश हैं, कह रहे हैं हम लोग बेहद खुश हैं। ये तो इसकी अंतरात्मा जान रहा है कि कितना खुश है, और उस बेचारी का भी अंतरात्मा जान रहा है कि कितनी खुश है। पर क्या करे, बताना पड़ रहा है समाज को कि बेहद खुश हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं, पर हम लोग बेहद खुश हैं। कभी हम में कोई भेदभाव हुआ ही नहीं। मैं कहना चाहता था कि दोनों ने अपनी अपनी जगह को समझ लिया है और वहाँ हम लोग अडिग हैं। हम लोग अपनी अपनी जगह को समझ लिया और वहाँ पे हम लोग अडिग हैं, हिलते नहीं हैं अपनी जगह से। वह बीमार पड़ती है, मैं डॉक्टरों से घर नहीं भर देता, मैं बीमार पड़ता हूँ, वह रोती धोती नहीं। देखिए किस तरह से अपने अपनी जगह पे अडिग है, फिट है। वो बीमार पड़ती है तो ये डॉक्टर को नहीं बुलाता, और ये बीमार पड़ता है तो वो रोती धोती नहीं, सेवा सत्कार कुछ नहीं करती। इस तरह की स्थिति है, और कह रहा है मस्त है, अपने अपनी जगह को पहचान लिया है, नो टेंशन है। नाम की पत्नी है, सेवा करने वाली और कोई है उधर साइड से, पति है, नाम का है, वो जा रही है घूमने लखनऊ, मन की बातें कभी नहीं करते, नाम का पति पत्नी है, समाज के नज़रिए में पति पत्नी है, पर गहरे में है नहीं, वास्तव में है नहीं। मैं क्या कहूँ, मैं जानता हूँ इस वक्त मेरी पत्नी स्टेशन के बुक स्टॉल पर कौन सी किताब देख रही है। मैं जानता हूँ वह स्टेशन पर गाड़ी से 10 मिनट पहले पहुँच जाती है। युवक कहता है, पर मान लीजिए मशीन का एक पुर्जा बिगड़ जाए, मान लीजिए मशीन का एक पुर्जा बिगड़ जाए। पुरुष कहता है हंसता हुआ,
तो पुर्जा बदल डालिए, स्वयं बदल जाइए। किताबें, मैं आपको बताऊंगा किताबें क्या है। साफ, नो डाउट। अगर पुर्जा एक तो घिस गया तो उसको बदल देना है या स्वयं बदल जाना है। इशारा उधर ही है, विवाह को लेकर के। संबंध ठीक नहीं चल रहा है तो अपना नहीं देख रहा है, दूसरे को उपदेश दे रहा है। बदल डालिए, काहे को डर रहा है यार, शादी करो ना। फिर नहीं ठीक चल रहा है तो बदल लो। मैंने रुई के व्यापार पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी। वही सब बातें लिखी जो लोग रोज़ सोचते थे और जिनकी चर्चा करते रहते थे। नतीजा यह हुआ कि किताब की धूम मच गई, पर उन्हीं उसूलों को जिनकी मैंने वकालत की, काम में लाने की बात मैं स्वप्न में भी नहीं सोचता। देखिए, आदर्शवादी बातें तो की जा सकती हैं, पर उसे जीवन में अप्लाई करोगे तब तो। ये दूसरे को रास्ता तो बता रहा है, लेकिन इसके जीवन में खुद ही अच्छा नहीं चल रहा है, उस पर बात नहीं कर रहा है, उस पर नहीं सोच रहा है। अपना सब कुछ अच्छा बता रहा है, अच्छा ना होते हुए भी, और दूसरे को उस्का रहा है। कर लो, नहीं ठीक चलेगा बदल लेना, दूसरी कर लेना, क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है। अपना भी तो ठीक नहीं चल रहा है, अपना बदल लो ना भाई। क्यों अपना होते हुए भी कहीं और नज़र दौड़ा रहे हो, और वो भी कहीं और जा रही है बिना कुछ बताए, ठीक तरह से ना बता के अचानक से ये कहना मैं फलाने जगह जा रही हूँ, मैं फलाने जगह जा रही हूँ। क्या स्थिति है। हाँ, पुरुष सहसा यह सोच आशा करके कि युवक कुछ कहेगा, चुप हो जाता है। युवक सिर झुकाए खामोश है। कुत्ता इतना शोरगुल सुनकर पास आकर खड़ा हो गया है। कुछ देर के लिए खामोशी हो जाती है। पुरुष सोचता है कि युवक कुछ जवाब देगा, पर वो खामोश है। कुत्ता इतना शोरगुल सुन के पास आ गया है और खड़ा हो गया है सामने, इन दोनों के सामने। युवक कहता है सिर उठाकर, फैक्ट्री पुर्जा वाकई या खूब रही। कह रहा है क्या बात करते हो यार, फैक्ट्री से और पुर्जे से, पार्ट्स से व्यक्ति की तुलना कर रहे हो। पार्ट्स तो बदला जा सकता है, नो डाउट, पर व्यक्ति को कैसे बदल देंगे यार, शादी कैसे बदल देंगे, दूसरी कैसे कर लेंगे, गजब बात कर रहे हो। युवक को अविश्वास नहीं लग रहा है बात। पुरुष कुछ कहने के लिए तैयार होता है, पर सहसा फाटक खटकता है और कुत्ता भौंकते हुए दौड़ता है। वह कुत्ते को बुलाता है और बरामदे के किनारे खड़े होकर जोर से पुकारता है। एक चपरासी हाथ में बाईसाइकिल थामे आता है और सलाम करके जेब में से एक लिफाफा निकाल कर देता है और फिर सलाम करके खड़ा हो जाता है। देखिए, पत्नी नहीं आई, पत्नी का संदेशा आया है लेटर बॉक्स, डाकिया द्वारा, कि मैं आज नहीं आ सकती, देरी हो गई। पुरुष, क्या है, तुम कौन हो, उससे डाकिये से कह रहा है। लिहाफ लेकर अपनी घड़ी के चेन से के चाकू से उसे खोलता है, रोशनी की तरफ जाता है। ए पढ़ने के लिए रोशनी की तरफ बढ़ता है और कहता है, ए चपरासी। चपरासी कहता है, चपरासी जो चिट्ठी लेकर आया था, मैं निहाल साहब का ड्राइवर हूँ, मेम साहब ने कहलाया है वह कल आएंगे। पुरुष, पति जो है, वो कहता है, खत
पढ़ना छोड़कर? कल आएंगी? हैं? तुझे क्या मालूम? चपरासी कहता है, सब मेम साहब वहाँ रहेंगे। मोटर वापस कर दी। मुझसे कहा, कुछ और ही कहना जा रहा था, तब तक कहता है पुरुष टहलते हुए उतावली से, और खाना, मकान और कार मेरी मिल्खीराम के पंप पर खड़ी है। क्या स्थिति है यार। उसको बताया था गाड़ी मिल्खीराम के पंप पे, पेट्रोल पंप पे खड़ी रहेगी, खाना लेकर वो आएगी। खाना अब क्या खाऊं मैं? गाड़ी वहाँ खड़ी है, चाबी नहीं मिल रहा है। गजब तमाशा है। खींचता है। चपरासी कहता है, हुजूर आपका कुत्ता बड़ा पानीदार है। अंग्रेजी है। अब ले, चपरासी टॉपिक को ही बदल दे रहा है, कुत्ता के बारे में पूछ रहा है। बड़ा पानीदार है, इज्जतदार है, चमकदार है। अंग्रेजी है, बिलायती है। पुरुष कहता है हताश भाव से, आखिर आखिर हूँ। युवक उठते हुए, आइए मेरे होटल में आइए। आपकी फैक्ट्री में तो आज स्ट्राइक हो गई। जा, फैक्ट्री बंद, स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गया आपका घर आज। चलिए चलिए मेरे पास चलिए, युवक कह रहा है। पुरुष कहता है, मैं कहता हूँ मेरी कार मिल्खीराम के पंप पर खड़ी। फिर खत बत्ती के नीचे से ले जाकर पढ़ता है, और यहीं पर एकांकी का समापन होता है। तो भुवनेश्वर ने इस एकांकी की रचना मध्यवर्गीय परिवार की जो विघटन है, किस तरह से स्त्री पुरुष समाज के नज़रिए में होते हुए भी सही अर्थों में वो स्त्री पुरुष पति पत्नी की भूमिका आपस में निभा नहीं पाते, किस तरह से समाज और परिवार विघटित हो रहा है, कैसे पति पत्नी अपने मन का करने लगे हैं। ये पारिवारिक विघटन उनको बर्दाश्त नहीं है, और उसी को थीम बनाकर ये एकांकी की रचना की। आशा करता हूँ आपको एकांकी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।